आदाब, इस्तकबाल, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। 24 अक्टूबर को महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए थे। अब 8 दिन बीत चुके हैं। बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद को वाज़े अक्सरियत भी मिल गया है, लेकिन रियासती सरकार के बनने का रास्ता अभी तक साफ नहीं है। पिछले एक हफ्ते के दौरान इन दोनों इत्तेहादी पार्टियों के बीच लगातार रसाकशी चल रही है। दोनों ही पार्टियां अपना अपना वजीर आला चाहती हैं और दोनों तरफ से इस पर बयानबाजी भी हो रही है। महाराष्ट्र के अवाम को इंतजार है नई सरकार का। सवाल यह उठता है कि महाराष्ट्र का किंग कौन होगा, और सबसे अहम यह कि शिवसेना के अहम तेवरों के बीच सरकार आखिर बनेगी किसकी। आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर शिवसेना बीजेपी के दरमियान तल्खियां बढ़ती ही जा रही है। कई बार ऐसा जरूर लगा कि शिवसेना लाख इख्तिलाफात के बावजूद बीजेपी के साथ जाएगी, लेकिन अभी तक इसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस दरमियान उस वक्त सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं जब शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत अचानक एनसीपी सरबराह शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंच गए। दोनों लीडरों के दरमियान क्या बातें हुई ये तो नहीं मालूम, लेकिन रियासत के सियासी गलियारों में एक तूफान सा बर्पा हो गया। इस बीच कांग्रेस इत्तेहाद की निगाहें भी महाराष्ट्र की सियासत पर टिकी हुई हैं। अगर शिवसेना चाहे, अगर शिवसेना ने ठान ली तो महाराष्ट्र के हित के लिए, स्टेबल गवर्नमेंट के लिए शिवसेना आवश्यक बहुमत जुटा सकती है। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बने। जो 50-50 का फॉर्मूला जनता के सामने तय हुआ था, पूरे मीडिया ने पूरे देश को और राज्य को दिखाया था, उस फॉर्मूले की तहत काम हो और शिवसेना और बीजेपी में एक साथ बैठकर सरकार चलाए। ये राज्य की जनता चाहती थी, ये मैंडेट है। शिवसेना का ये कहना है कि उनका मुख्यमंत्री बनेगा। अगर वो चाहे तो बन सकता है, उसमें कोई संदेह लोगों को नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी शिवसेना स्थिर सरकार बनाए। अगर वे नहीं नाकाम हो जाते हैं तो कोई पर्याय पे विचार हो सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 4 नवंबर को सरकार बनाने की बात कही है, लेकिन शिवसेना के तेवर से साफ है कि बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं है। महाराष्ट्र इंतखाबात में बीजेपी ने 105 सीटें हासिल की हैं, जबकि शिवसेना को 56 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद की बात करें तो कांग्रेस को 44 और एनसीपी को 54 सीटों पर जीत हासिल हुई है। नतीजे के बाद शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में 50-50 के फॉर्मूले पर सरकार बनाने की बात कही और बीजेपी से इस फॉर्मूले पर ही सरकार बनाने के लिए अड़ी हुई है। अब महाराष्ट्र का ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि तस्वीर महाराष्ट्र की साफ नहीं, हालांकि नतीजे आ चुके हैं और एक हफ्ता गुजर चुका और ये नतीजे जाहिर करते हैं कि बीजेपी और शिवसेना इत्तेहाद अपने दम पर एक तरह से सरकार बना सकते हैं। वाज़े अक्सरियत एक तरह से शिवसेना और बीजेपी इत्तेहाद के पास है, और बीजेपी को यह पता भी था कि वाज़े अक्सरियत एक तरह से बीजेपी और शिवसेना इत्तेहाद की आ रही और आसानी से सरकार बन जाएगी। लेकिन जो रुख इन नतीजे के बाद शिवसेना ने अपनाया है, आखिर इसके पीछे क्या कुछ कारफरमा है, और जाहिर सी बात है अब लोगों का इंतजार एक तरह से बढ़ता जा रहा है कि सरकार महाराष्ट्र में किसकी बनने जा रही है। सीएम की कुर्सी पर आखिर बैठेगा कौन? क्या फडणवीस इस बार फिर वजीर आला होंगे या फिर कोई नया चेहरा होगा? क्या वाकई में अभी भी महाराष्ट्र की जो पिक्चर है वो एक तरह से बाकी अभी तस्वीर क्योंकि बहुत हद तक साफ नजर नहीं आ रही है। इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे कि आखिर नई सरकार बनने को लेकर रोड़ा कहां पर अटक रहा है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अखलाक अहमद साहब कांग्रेस से लीडर हैं, वो मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा एडवोकेट नीलेश भोसले साहब स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान हैं एनसीपी के, आप भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। कमलेश राय जी लीडर हैं शिवसेना के, आप भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। इनके अलावा डॉक्टर AR अंजारिया जी वंचित बहुजन अघाड़ी के
स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान है, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए और कुछ देर में निरंजन शेट्टी बीजेपी स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और बहुत वेलकम करता हूं। मैं सबसे पहले कमलेश राय जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। एक हफ्ता गुजर गया लेकिन महाराष्ट्र में तस्वीर साफ नहीं हो रही है कि आखिर सरकार बनेगी कैसे और किसकी बनेगी। देखिए 2014 का इलेक्शन था, उसके बाद जब इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसके पहले एक सहमति बनी थी आदरणीय उद्धव साहब और आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय मुख्यमंत्री के बीच कि अगली सरकार जब बनेगी तो 50-50 का फार्मूला रहेगा। सारा मंत्रिमंडल में 50% शिवसेना, 50% भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री भी 2.5 साल शिवसेना, 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी, ऐसा रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट है, आप लोग के पास भी है। उसके बाद अभी जब सारे विधायक चुन के आए जी, उसके बाद ऐसा होने लगा कि नहीं, हमारे पास तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का रहेगा और जो बातें हुई थी वो गलत है, इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे एक सच्चे और साफ दिल के व्यक्ति हैं। उनके सामने बात हुई थी, कोई लिखा पढ़ी राजनीति में नहीं होती है कि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखा पढ़ी हो गई। एक बार बात हुई, उनके विश्वास पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा समर्थन दिया और आज तक समर्थन देते आए हैं। लेकिन जब इस तरह की बात हुई तो उनको दुख हुआ कि हमारे सामने सारी बातें हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश के लोगों ने देखा और आज इस तरह से बयान तुरंत बदल जाने से उनको दुख हुआ और उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना है। आज सारे विधायक अपने अपने क्षेत्र में जाके, जहां ग्रामीण में बरसात की वजह से किसानों की फसल खराब हुई है, आज आदित्य जी कोकण के दौरे पे हैं, सारे लोग दौरे पे गए, काम करने में लग गए हैं। बोले सरकार की स्थापना, जब कोई ठोस मुद्दा उद्धव साहब ठाकरे जी के पास आएगा तो वो बात करेंगे, उसके बाद सरकार की स्थापना। लेकिन सरकार कैसे बनेगी? अब मामला एक तरह से लटका हुआ, एक हफ्ता गुजर गया, लोगों ने इस उम्मीद पर वोट दिए थे कि एक नई सरकार चुनकर आएगी या जो भी सरकार चुनकर आएगी वो आवाम के मफाद में काम करेगी, आवाम के फायदे के लिए काम करेगी। लेकिन यहां तो एक हफ्ता गुजर गया कमलेश जी, सरकार बनेगी कैसे? देखिए एक हफ्ता गुजर गए लेकिन अब उद्धव साहब ने जो बातें हुई थी उसी पे बात कर रहे हैं और आदरणीय अमित शाह जी जब तक इसमें पहल करके आगे आके उद्धव साहब से बात नहीं करेंगे तब तक मुझे लग रहा है कि ये सॉल्व होने के उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो बोले थे उस पे आके अमल करना चाहिए और उस पे बात करना चाहिए। अगर हमारी आपकी कोई बात हुई है कोई चीज को लेके और वो चीजें कंप्लीट होने के बाद आप मुकर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि आदमी को दुख होगा और वो परेशान रहेंगे। इसलिए शिवसेना ने अपने सारे जो 56 थे, अभी आप देख रहे हैं 63 हो गए, 7 निर्दल भी। कमलेश शिवसेना आखिर किस बात का इंतजार कर रही है? शिवसेना के पास जो नंबर है, क्या शिवसेना किसी दूसरे ऑप्शन पर उसकी नजर नहीं है? देखिए उद्धव साहब जबान के बहुत धनी हैं और बहुत सोच समझ के वो पैर आगे बढ़ाते हैं। वो इस तरह से कोई भी चीज, उनके अंदर सत्ता की भूख नहीं है। उनका कहना एक ही है कि जो आपने उस समय कहा था उसके अमल पे आप उतरिए। उन्होंने कभी आज इसके पहले कभी बोला क्या कि हमको मुख्यमंत्री दे दीजिए? मुख्यमंत्री वही थे, उनका मान सम्मान था। मातोर श्री मुख्यमंत्री जी आते थे, उनका परिवार जैसा सम्मान होता था। लेकिन आज जब आपने कहा है तो आप मुकरिए मत, आज अपने बात पे आप कायम रहिए। ठीक है, मुमताज आलम रिजवी साहब दिया है। अभी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़े नहीं। मुमताज आलम रिजवी साहब, क्या आपको लग रहा है कि बड़ी टेढ़ी खीर नजर आ रही है? यूं कहा जाए कि शिवसेना के हाथ में ही कांग्रेस की सरकार बनाने की चाबी एक तरह से कुंजी है, क्योंकि अगर वो चाहे तो बीजेपी के साथ जाकर बहुत आसानी से सरकार बना सकती है, या फिर जो दूसरा फॉर्मूला है कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाए। लेकिन यह फॉर्मूला थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। आखिर तस्वीर क्या कुछ बन रही है? आपका तजुर्बा क्या कुछ कह रहा है कि महाराष्ट्र में ऊंट किस करवट बैठने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि 50-50 की बात ये कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या इंतखाबात के वक्त इन्होंने 50-50 की पॉलिसी इख्तियार की थी?
जो 288 सीटों में क्या ये अपने उम्मीदवार जो है वो 50-50 इन्होंने रखा था? मेरे ख्याल से नहीं रखा था। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि शिवसेना को चूंकि बीजेपी बिल्कुल एक तरीके से नजरअंदाज करने के मूड में थी, उसको लग रहा था कि वो 145 सीटों पर पहुंच जाएगी और उसके बाद शिवसेना का जो भी गुरूर है और जो भी इनकी डिमांड है इनको सबको खारिज कर दिया जाएगा, तो वो हुआ नहीं। नंबर दो बात। अब तीसरी बात ये कि जब ये बात और इस बात का अंदाजा जब शिवसेना को हुआ है तो पूरे बार्गेन के मूड में आ गई है। लेकिन उसके साथ जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी के साथ हुकूमत नहीं बन रही है और शिवसेना जिस तरीके से आंख दिखा रही है, तो दूसरा ऑप्शन तो यही है कि वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाए और उससे हिमायत हासिल करे। अभी सोनिया गांधी जी ने महाराष्ट्र के लीडरान के साथ बात की है जिसमें उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि वो फिलहाल शिवसेना को हिमायत देने वाली नहीं है। उसकी वजह यह है कि इतनी आसानी से और इतनी जल्दी कोई फैसला कांग्रेस या एनसीपी नहीं ले सकती है, क्योंकि शिवसेना जो है वो अभी हुकूमत बनाने के मूड में कम और बार्गेन करने के मूड में ज्यादा है। तो ऐसी सूरत में उसका कोई साथ देने के लिए नहीं होगा। लेकिन शिवसेना ने जो ये कहा है कि हम तने तनहा हुकूमत बना लेंगे, तो उसके पीछे भी कोई लॉजिक होगी और वो लॉजिक यही होगी कि वो शरद पवार से जिस तरीके से उन्होंने खबर आई कि मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद एक पूरा जो है वो ढांचा तैयार किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये एक ऑप्शन शिवसेना के पास होगा। लेकिन अगर ये सिर्फ बार्गेन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है तो फिर इनको कोई साथ देने वाला नहीं होगा। और बीजेपी भी जो लड्डू लिए घूम रही है 24 तारीख से, उसके लड्डू बट नहीं पा रहे हैं बेचारे के। दिल्ली में भी बड़े बड़े ऐलान कर दिए गए। आपने देखा होगा दिल्ली में भी कहा गया कि ये दौर लहर चल रही है कि हुकूमत बदलने की, और इसके बावजूद जो है हम जीत करके आए। हरियाणा में भी हमारी हुकूमत बन रही है, महाराष्ट्र में भी हमारी हुकूमत बन रही है। तो हरियाणा में जो बन रही है वो कैसे बनी, उसका जवाब तो खुद शिवसेना ने दे दिया। उसका जवाब खुद शिवसेना ने दे दिया जी। और उसका जवाब ही यह है कि यहां बनाना आसान नहीं होगा। हरियाणा में तो आपने बना लिया, लेकिन अब यहां आसान नहीं होगा। तो चूंकि ये वक्त ऐसा है, ऐसा नतीजा आया है कि शिवसेना को इस वक्त फ्रंट फुट खेलने का पूरा मौका है। बिल्कुल। और शिवसेना जिसके सियासी वजूद को चैलेंज किया गया था महाराष्ट्र में, और बीजेपी ने किया था, जिसने साथ में इलेक्शन लड़ा था। तो ऐसे में शिवसेना की पूरी कोशिश होगी कि वो न सिर्फ ये कि हुकूमत बनाए बल्कि अपने सियासी वजूद को भी मनवाए और ये साबित करे। लेकिन फिर वही सवाल रह जाता है कि सरकार आखिर बनेगी कैसे? कांग्रेस आपने भी खुद बताया कि सोनिया गांधी से कांग्रेस के लीडर मिले हैं और वो एक तरह से राजी इतनी आसानी से नहीं होंगे। एनसीपी का रुख बहुत हद तक अभी एनसीपी का रुख भी एक तरह से वाज़ेह नहीं है। जी हुरैरा साहब, एक चीज ये भी कही जा रही है कि ये तो कांग्रेस सोनिया जी का फैसला है, ठीक है। लेकिन जो आला लीडर हैं कांग्रेस के और लीडरान हैं जिनका महाराष्ट्र से ताल्लुक है, उनका ये भी कहना है कि जो एनसीपी फैसला करेगी। ये अभी बॉल जो है वो एनसीपी के पाले में, एनसीपी के पाले में। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त बीजेपी स्पोक्स पर्सन निरंजन शेट्टी साहब भी जुड़ चुके हैं। निरंजन शेट्टी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। निरंजन शेट्टी साहब, क्योंकि इंतजार लंबा होता जा रहा है, महाराष्ट्र में एक हफ्ता गुजर गया, 24 तारीख को नतीजे आए थे और अभी तक सरकार नहीं बनी है। हालांकि बीजेपी की तरफ से दावा ठोका गया और कहा जा रहा है कि भाई आने वाले 3-4 तारीख या 5 तारीख तक सरकार बनेगी। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि सरकार आखिर बीजेपी बनाएगी कैसे? निरंजन शेट्टी साहब। देखिए, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि सरकार तो बन के रहेगी, और सबसे जो बड़ा, हम बड़े पार्टी हैं तो निश्चित ही स्वाभाविक है जिस प्रकार से गवर्नर को एक रूल ऑफ लॉ है, तो जो चुनकर आता है सबसे ज्यादा सीटों से, फिर आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कहिए या गठबंधन के साथ भी कहिए, तो भी उसके तरीके से जो भी गवर्नर है उनको, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता है, सबसे पहला उनको न्योता देना ये आवश्यक होता है। तो यानी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है?
मैंने कहा ना, एक कुछ दिनों की बात है। आप मान लीजिए कि ये सरकार बीजेपी के महागठबंधन में ही सरकार बनेगी। नहीं, शिवसेना तो लगातार इनकार कर रही है। शिवसेना तो आने के लिए तैयार नहीं। शिवसेना तो पहले कह रही कि जो फॉर्मूला हमने बताया, जिस फॉर्मूले पर 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त जो बात हुई थी, उस वक्त जो बात हुई थी, उस फॉर्मूले पर जब बीजेपी आगे बढ़ेगी तभी बात बनेगी। क्या बीजेपी तैयार होगी उस फॉर्मूले के लिए? 50-50 का जो फॉर्मूला शिवसेना और बीजेपी का है। फॉर्मूला मेरा और मुझे लगता है हमारे लीडरों का ये मानना है कि फॉर्मूला का डिस्कशन मीडिया के माध्यम से नहीं होता है। अगर उनको डायलॉग करना है तो निश्चित उनको बात हमारे जो हुक्मरान है, जो सीएम साहब है या अमित शाह है, उनसे वो बात करते हैं तो निश्चित माध्यमों के माध्यम से इस प्रकार की चर्चा की। संजय राउत तो लगातार कह रहे हैं कि भाई मीडिया के सामने सारी बातें हुई थी, वहां पर देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे, अमित शाह जी भी मौजूद थे, उद्धव ठाकरे भी थे, उस वक्त ये सारी बातें हुई थी, और अब बीजेपी इस फॉर्मूले से भाग रही है। निरंजन शेट्टी साहब, अबू रैना साहब, मैं यही कहना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से चर्चा नहीं होती है। अगर वो चर्चा करना चाहते हैं तो वो सिर्फ चर्चा डायरेक्टली सीएम साहब और अमित शाह से कर सकते हैं। ठीक है, माध्यमों के माध्यम से चर्चा नहीं की जाएगी। ठीक है, लेकिन निरंजन शेट्टी साहब, देर हो रही है सरकार बनने में, जिसे कहीं ना कहीं आवाम में भी एक तशवीश है। आवाम भी अब सोचने लगे कि आखिर अब होने क्या जा रहा है महाराष्ट्र में, सरकार आखिर बनेगी किसकी और किस तरह बनेगी, क्योंकि शिवसेना के तेवर बहुत सख्त हैं। ये जवाब तो शिवसेना के जो प्रवक्ता होंगे वो देंगे। निश्चित ही मैंने जो आपको बात कही कि हम जहां तक हमारी बात है, हमने न्यायता और पूरी जानकारी दे के रखी है, तो हम निश्चित ही इंतजार करेंगे कि वो अपनी सद्बुद्धि रख करके हमारे जो भी वो बात करना चाहते हैं, जो भी वो बात कह रहे हैं माध्यमों के द्वारा, वो हमारे आपस में चर्चा किए बगैर, मीडिया के द्वारा इस बात को चर्चा नहीं की जा सकती। आपस में मिल बैठकर ही डिस्कशन होगा। इस प्रकार से माध्यमों से बात कर इसको सुलझने वाला नहीं है। ठीक है, कमलेश राय जी शिवसेना से हमारे साथ हैं। उन्होंने हालांकि पहले मेरे सवाल पर जवाब भी दिया था, लेकिन अब मैं कमलेश राय जी, अब आपसे मैं रिएक्शन चाहता हूं निरंजन शेट्टी जी के इस बयान के बाद। क्या लगता है कि अभी भी मतलब चांसेस तो है ही है, जाहिर सी बात है, दोनों पार्टियों के पास कि मिल बैठेंगे अगर तो सरकार बनाना बहुत आसान है शिवसेना और बीजेपी के पास? देखिए, उसके माध्यम से यही एक माध्यम है बातचीत करने का, लेकिन वो माध्यम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिवाली के दिन एक स्टेटमेंट दिया, उसके वजह से वो बंद हो गए। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मान सम्मान शिवसेना भवन और शिवसेना मातोश्री में वही है जो उनके परिवार में किसी का है। तो आज उसके बाद से जो बातें बिगड़ी हैं वो अभी तक बिगड़ी हुई हैं, और जो बातें माननीय मुख्यमंत्री जी लोकसभा इलेक्शन में बताए थे, उस मीटिंग में बोले थे, वही उद्धव साहब बोल रहे हैं कि जो उन्होंने बोला था उसी पे अमल करना चाहिए। तो उसी वजह से लोगों को मैं बताया ना कि उद्धव साहब एक सरल स्वभाव के और बहुत सरल और सीधी बातें करते हैं और सीधी बातें सुनना चाहते हैं। उन्होंने आश्वासन जो दिया उसके ऊपर उन्होंने एकदम कठोरता से खड़े रहे। आज जब वचन पूर्ति नहीं हो रही है तो किसी को भी दुख होगा, और महाराष्ट्र की जनता भी चाहती है। करोड़ों शिवसैनिकों को, शेट्टी साहब तो बिल्कुल सीधे सीधे बोल रहे हैं कि भाई सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी और वो सरकार बनाने जा रही है। उसने सरकार बनाने का दावा भी एक तरह से ठोक दिया है, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। भाई सरकार, अगर बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है तो सरकार बनाने का अधिकार हो, तो वो तो नियम में है। जो उन्होंने अभी बताया कि माननीय राज्यपाल जी के पास जाके उनको निवेदन वही देंगे जो सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन पटल पे आपको बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। बिल्कुल, तो बहुमत अगर वो सिद्ध कर लेते हैं तो किसी की जरूरत कहां है? बिल्कुल ठीक है। मैं नीलेश भोसले साहब आपके पास आना चाहूंगा। नीलेश भोसले जी, क्योंकि कल संजय राउत जी की मुलाकात शरद पवार जी से हुई है और उसके बाद भी सियासी गलियारों में बहुत ज्यादा चेमे गोइयां हो रही हैं कि आखिर अब होने क्या जा रहा है, क्या महाराष्ट्र की वाकई में तस्वीर बदलने वाली है क्या? देखिए, सबसे पहले तो एक समझ लीजिए
कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें यहां पे दी गई है और निश्चित रूप से जनता ने जहां पे बहुमत दिया उस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य में जितनी भी समस्या है उन पे बात करे, उन पे काम करे और जल्दी से जल्दी सरकार स्थापन करके कामकाज को शुरुआत करे। लेकिन जिस प्रकार से सेना बीजेपी आपस में ये गठबंधन का या सरकार बनाने का खेल खेल रही है, उससे जनता ने जो उनको बहुमत दिया है ये पूरी जनता का अपमान करने का काम कर रही है। निश्चित रूप से आपने अगर पूरे देश में देखा होगा तो संवैधानिक परंपरा एक हमेशा रही है कि जिस किसी पार्टी को बहुमत मिलता है वो पार्टी हमेशा जाके अपना एक प्रपोजल गवर्नर को दे देती है और अपना सत्ता स्थापन करने का दावा वहां पे रखती है। या तो फिर गवर्नर के साइड से प्रपोजल आता है। अगर आप महाराष्ट्र में देख रहे होगे पिछले 8 दिन से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ना सेना बीजेपी से बात करने के लिए तैयार है, ना बीजेपी सेना से बात करने के लिए तैयार है। और ऐसे आलम में पूरे महाराष्ट्र का निरंजन शेट्टी साहब तो अभी भी बोल रहे हैं महिलाओं के विषय, ये सारे बैठेंगे विषयों को शिवसेना और बीजेपी तो बात बन जाएगी। निरंजन शेट्टी साहब तो अभी भी एक तरह से पुरुम्मीद हैं। निरंजन शेट्टी साहब को उम्मीद है कि बात बनेगी शिवसेना और बीजेपी में। वो बैठे हैं, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वो नहीं बैठ पा रहे, उसके कारण पूरे राज्य में जो समस्याएं खड़ी हो रही है उसके जिम्मेदार सिर्फ ये दोनों पार्टियां है। इस पे हम लोग ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। पूरे महाराष्ट्र में आज किसान रो रहा है, फसलें नुकसान हो रही है, बारिश का आलम है, यहाँ पे दिवाली के बाद भी बारिश का आलम चल रहा है। किसान आत्महत्या करने पे फिर से मजबूर हो जाएगा अगर सरकार स्थापन करके गवर्नमेंट अपनी मशीनरी न चलाए तो। लेकिन ये लोगों को इंटरेस्ट किस में है, तो मलाईदार खाते किसको मिलेंगे, ये लोगों को इंटरेस्ट किस में है, तो सीएम किसका बनेगा, आदित्य ठाकरे बनेंगे, फडणवीस बनेंगे। अरे जिसको बनाना है बनाए, लेकिन सरकार तो बनाए। किसानों का आलम क्या है, बेरोजगारों का आलम क्या है। आज सरकार का एक रिपोर्ट आया जिसमें कहते हैं कि 1 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए, लेकिन इनको इंटरेस्ट हो जाता है। जो सिचुएशन अभी महाराष्ट्र में है भोसले साहब, वहां पर एनसीपी का रोल बहुत अहम हो जाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका है कि बीजेपी और शिवसेना को मैंडेट गवर्नमेंट बनाने का दिया है। हम वेट करेंगे कि बीजेपी सेना अपने गवर्नमेंट बनाए। निश्चित रूप से अगर बीजेपी या सेना गवर्नमेंट बनाने के लिए असमर्थ वहां पे हमको दिखती है तो सेकंड ऑप्शन के लिए सोच विचार किया जाएगा। बिल्कुल। मैं अखलाक अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा। अखलाक अहमद साहब, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस दोनों अलायंस में है, इत्तेहाद में, और कुल मिलाकर 98 सीटें एनसीपी और कांग्रेस की आई हैं, और यह एक अच्छा मौका भी इस वक्त एनसीपी और कांग्रेस के पास है कि वो अगर चाहें तो जाहिर सी बात है एक तस्वीर बदल सकती है महाराष्ट्र में। जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसे बदला जा सकता है अगर कांग्रेस और एनसीपी चाहें तो। देखिए अबू भाई, मैंने आपके इसी चैनल पर जब एग्जिट पोल पे डिबेट हो रही थी तो मैंने कहा था कि फैसले चौंकाने वाले आएंगे। आज जब एग्जिट पोल आए हैं और देखिए जनता के साथ में ऐसा है जैसे ठगी जा रही है जनता। ये लोग सरकार में बड़ी हिस्सेदारी के लिए, सत्ता की बड़ी हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी कमलेश जी बता रहे थे कि बीजेपी झूठ बोल रही है। जब शुरू में ही झूठ बोलकर जनता को ठगा जा रहा है तो ये कैसे राज चलाएंगे, जब पब्लिक ने और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने बाला साहब थोराट ने आज साफ किया है कि भाई जो हमें मैंडेट पब्लिक ने दिया है वो अपोजिशन में बैठने का दिया है, और अभी हमारी ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। लेकिन जब ये जनता के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करेंगे तो उस पर स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, सोचा जा सकता है। लेकिन संजय राउत तो शरद पवार जी से मिले हैं। अगर एनसीपी बाई चांस जाती है शिवसेना के साथ तो क्या कांग्रेस को मजबूरी नहीं होगी? क्या कांग्रेस उस हालत में भी नहीं जाएगी? नहीं, कांग्रेस को तो मैंडेट मिला है अपोजिशन में बैठकर। एनसीपी और कांग्रेस दोनों साथ में लड़े हैं और दोनों की एक मूल नेतृत्व फाइनल करेगा कि हमें क्या करना है। लेकिन आज जनता ने साफ तौर पर यह दिखा दिया है कि फर्जी राष्ट्रवाद और 370 के मुद्दों से जनता ऊब गई है। जनता चाहती है कि वहां पे किसानों की बात की जाए। जिस तरह से किसान पिछले 4 साल में आज 12,500 किसानों की मृत्यु हुई है, आपके रिकॉर्ड्स नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिपोर्ट्स हैं। और दूसरा, वहां पे बेरोजगारी की कोई बात नहीं कर रहा। इलाकों के जो मसाइल हैं वो जनता ने साफ तौर से हरियाणा और महाराष्ट्र में दिखा दिए हैं कि वहां के जो मसाइल हैं, जो रोजमर्रा की अखलाक साहब देखिए, जो मसाइल है वो तो है ही है महाराष्ट्र के। जाहिर सी बात है किसानों के मसाइल है, बेरोजगारी का मसला है, ये सारे मसले हैं। लेकिन उसके बाद भी अखलाक साहब जो पेच फंस रहा है वो सिर्फ शिवसेना की तरफ से। अगर शिवसेना और बीजेपी मिल जाएंगे तब तो सरकार आसानी से बन जाएगी।
ये तमाम बननी मसले चाहिए, रहते बिल्कुल। हुए पब्लिक भी ने जो mandate बीजेपी दिया और है, शिवसेना अलायंस एक तरह से वाज़ेह अक्सरियत उनके पास भाई है, साहब, आपके उनके पास सामने ये अभी क्लियर झूठ की मैंडेट बात कर रहे है। हैं। कमलेश जी ने कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है, 50% की बात हुई थी। अब कौन झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है, ये तो इन्हें तय करना है। वहां तो जनता ने जो जनार्दन होती है, जो मैंडेट दिया है, हम अपोजिशन में हैं और हम वहां पर बैठकर ये देख रहे हैं कि किस तरीके का तमाशा जनता के साथ हो रहा है। आज किसानों की वहां बात नहीं कर रहे, पीएमसी घोटाले पे इतना बड़ा घोटाला हो गया, वहां पे मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं कि आप मुझे बताइए, इतना बड़ा घोटाला हो गया, तारा सिंह के बेटे उस घोटाले में पीएमसी जो बैंक है उसके डायरेक्टर हैं जिनका नाम रंजीत सिंह है। आप बताइए, आपके नीचे इस तरह की चीजें हो रही है शर्मनाक, और उस पर जो है कोई सरकार ये सारी चीजें तो अखलाक साहब देखिए हाई हैं। अखलाक साहब ये मान लीजिए सारी चीजें बहुत हैं, इंपॉर्टेंट मसला है। लेकिन आज लोग लेकिन मर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र वो demonetization के ऊपर महाराष्ट्र पे में सियासी तस्वीर क्या कुछ बनेगी, हम इस पर बात कर रहे हैं अखलाक साहब कि महाराष्ट्र में सियासी बता रहा हूं तस्वीर ना क्या आपको। बनेगी। क्या हमारा क्या स्टैंड कांग्रेस क्लियर है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने में अहम रोल अदा नहीं कर सकती है? बिल्कुल करेगी, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर करेगी अगर उसको मौका मिलता है। वो जनता के इससे हक अच्छा के मौका लिए कहां हर मिलेगा? चीज ये जी, तो जी, गोल्डन स्टेट चांस है इस वक्त एनसीपी और कांग्रेस के पास, अगर वो बीजेपी को नीचा दिखाना चाहते गोल्डन हैं, चांस की बीजेपी राजनीति को नहीं इस तरह से करते शिकस्त साहब। दे सकते हैं। ये तो बीजेपी का मैंडेट में तो नहीं दे पाए, का मैंडेट में इतिहास तो है। नहीं दे पाए, आप लेकिन इस देखिए तरह से हरियाणा में शिकस्त दे जिस तरह सकते से हैं। गोपाल कांडा को ले रहे थे ये लोग, और वहां जब मीडिया ने शोर मचाया तो पीछे हट गए। और जिस तरह से ये केरला में कर्नाटक, नहीं, यहाँ की तस्वीर बिल्कुल अलग है। देखिए यहाँ की तस्वीर अलग है। मुमताज आलम रिजवी साहब जैसा कि बता रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी बहुत अहम रोल अदा करने वाले हैं महाराष्ट्र की सरकार में। मैं अंजारिया जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर अंजारिया, आपको क्या लगता है कि सरकार, रिजल्ट आए हुए एक हफ्ता हो गया, अभी भी सरकार बनाने को लेकर बहुत ज्यादा सस्पेंस है, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि जो अवाम महाराष्ट्र के वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे? अवाम के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, अगर सरकार इसी तरह से और आगे नहीं बनती है 2, 4, 5, 10 दिन, तो अवाम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। डॉक्टर अंजारिया, आदाब। देखिए अबू रहरा साहब, इलेक्शन जो है वो प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस के द्वारा होते हैं। यहाँ पर जो मैंडेट मिला है महाराष्ट्र स्टेट की आवाम ने दिया है, वो सेना और भारतीय जनता पार्टी के प्री पोल अलायंस को दिया है। बिल्कुल। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि ये जितनी बातें अभी इतनी देर से चल रही हैं, वो आफ्टर इलेक्शन अलायंस की बात चल रही है कि भाई अगर सेना कांग्रेस के साथ सरकार बना ले या राष्ट्रवादी के साथ सरकार बना ले, सेना का अपना एक एजेंडा है, उसने लोगों से वादा किया है, हिंदुत्व उनका एजेंडा है, तो क्या उस हिंदुत्व एजेंडे से वो सॉफ्ट हो जाएंगे, या तो कांग्रेस या और एनसीपी उसके उस हिंदुत्व एजेंडे को सपोर्ट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की एक लाइन है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना बिफोर इलेक्शन इनके क्या 50-50 मामला हुए, ये इनके बंद कमरे में है, मीडिया के सामने है, जो है वो उनकी इंटरनल बात है। आज 24 तारीख को नताए जाते हैं और 24 तारीख से आज 1 तारीख हो गई, अब तक राजभवन कोई जाता नहीं है कि साहब मैं सदन का नेता चुना गया हूं, मैं सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने आया हूं। ऐसे कोई भी अमल नहीं हुआ है। बस यही बात हो रही है कि इसको कितनी मिनिस्ट्री मिलेगी, इसको कितनी मिनिस्ट्री मिलेगी। तो महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि जनता ने इन लोगों को वोट दिया है और उसके बाद में ये सत्ता के लिए, अपनी कुर्सियों के लिए, सीधी सीधी बात है कि जो पोस्ट अलायंस, प्री पोल अलायंस था, उसके पास बहुमत है। ये नंबर, लोकतंत्र में नंबर का खेल है। अगर आपके पास बहुमत है तो बीजेपी जाए, और बीजेपी में अच्छा एक चीफ मिनिस्टर दिया था, वो उन्होंने 5 साल अच्छा काम किया है। मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है। एज ए अपोजिशन लीडर कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया है। दोनों को मैंडेट मिला, शिवसेना हमेशा साथ रही है। कभी सुन रहे थे जेब में राजीनामा है, कभी सुन रहे हैं साथ में दे देंगे, ये भी होता रहा। 5 साल कांग्रेस से ज्यादा अपोजिशन की भूमिका शिवसेना ने ही निभाई है। ये भी बहुत सच है कि शिवसेना ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। तो अब महाराष्ट्र की जनता ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी, जैसे कि अभी हमारे भाई ने, जो हमारे राष्ट्रवादी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्टेट के हालात हैं, किसानों की फसलें फिर बर्बाद हुई हैं, फिर बारिश का दौर आ रहा है, ऐसे में सरकारी मशीनरी का काम न करना कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र के आवाम के साथ तकलीफ पहुंचाने वाला अमल हो रहा है। इसलिए अच्छा ये होगा कि जिसके पास बहुमत है वो बड़ी अच्छी बात कही सरकार बनाए। अब क्योंकि नतीजे आ चुके हैं और किसके हक में अवाम ने क्या कुछ फैसला किया वो सबके सामने, लेकिन जो बार्गेनिंग की जो डीलिंग हो रही है, बार्गेनिंग का जो खेल चल रहा है,
कहीं ना कहीं आवाम के फायदे और नुकसान नहीं देखे जा रहे। अब पार्टियां अपने फायदे और नुकसान की बात कर रही हैं। कमलेश राय जी, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जब पिछले के पिछले साल एनसीपी और कांग्रेस की सरकार आई थी जी, तब 2 हफ्ता 16 दिन लगे थे सरकार बनाने में। हमारे भाई भूल रहे हैं, 2 हफ्ता लगे थे उस समय सरकार बनाने में, अभी 1 हफ्ता हुआ है। हाँ, वैकल्पिक यानी सरकार काम कर रही है, बात बनने के चांसेस हैं। जितने मंत्री हैं कमलेश राय जी कर रहे हैं, बात बन सकती अपने है यहाँ और बीजेपी अपने क्षेत्र में जाके लोग काम कर रहे हैं। जी, तो काम हो रहा है। रही बात बार्गेनिंग की, बार्गेनिंग नहीं है, ये समय का खेल है कि भाई जो लोगों को चुन के दिए और कमलेश जी सरकार मत बनाइए, काम होने दीजिए। अलग अलग 2 पार्टी हैं, काम होने दीजिए, दोनों अलग अलग 2 पार्टी हैं। ऐसे ही काम कीजिए, ऐसे ही काम कीजिए, ऐसे ही काम कीजिए, सरकार मत बनाइए। ऐसे ही काम अगर हो रहा है तो लोगों से कहिए ऐसे ही काम करें, फिर जरूरत क्या है सरकार बनाने की? अरे लोकतंत्र है, लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ सरकार बने। सरकार के बिना काम तो कैसे हो ही काम रहा होगा? है, लेकिन लोकतांत्रिक परंपरा जो है, कहाँ काम हो रहा है? जो लोकतांत्रिक परंपरा है, मर गए, सरकार तो बनेगी। आज कौन सा काम रुका? ठीक है, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। अखलाक साहब, मुझे कमर्शियल ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद लौटकर मैं आता हूं, क्योंकि नीलेश भोसले जी भी कुछ रिएक्शन देना चाहते। छोटा सा मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना है, फौरन लौट कर आएंगे और इसी इशू पर बात करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में ऊंट किस करवट बैठेगा और आखिर यह सरकार बनेगी कैसे। जो भी सरकार बनने वाली है, आखिर इस पर कौन सा फॉर्मूला फिट होगा। तो महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर इंतजार एक तरह से लंबा होता जा रहा है। 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन तस्वीर अभी भी साफ नहीं है कि आखिर सरकार कौन बना रहा है और आखिर यह सरकार बनेगी कैसे। इस सरकार का आखिर फॉर्मूला क्या कुछ होगा, इसी को आज हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं निरंजन शेट्टी साहब ब्रेक के बाद आपके पास ही आना चाहूंगा। निरंजन शेट्टी साहब, सवाल यह उठ रहा है कि शिवसेना जो आपकी अलायंस की पार्टी है, आपके अलायंस में है, और शिवसेना बीजेपी की आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है एक ही आइडियोलॉजी की दोनों पार्टियां हैं। आप में बहुत उठापटक हुई, बहुत कई इश्यूज पर बात नहीं बनी, लेकिन फिर भी हमने देखा कि ये पार्टियां साथ रही। सवाल निरंजन शेट्टी साहब ये उठ रहा है कि आखिर बीजेपी शिवसेना की मांगों को मान क्यों नहीं रही है। शेट्टी साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही। जी शेट्टी साहब, मेरा सवाल सीधा सीधा यही है कि आखिर शिवसेना जो मांगे उठा रही है, जो उसकी मांगे, आखिर बीजेपी उन मांगों को मान क्यों नहीं रही है? देखिए, बात मानने की या नहीं मानने की नहीं है। मैं आपको स्पष्ट मैंने बात कही दी थी कि ये अगर बात माध्यमों से होगी तो कोई चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। बात ये थी कि हाँ, अगर कोई भी बात करनी थी, डायलॉग बात शुरुआत करनी थी, तो आपस में मिल बैठकर एक फोन पे बात कर सकते थे और हम न्योता लेते उनका और फिर बातचीत शुरू होती। और इस प्रकार की बातें कहीं ना कहीं माध्यमों के माध्यम से नहीं की जाती, ये ऐसा हमारा लीडरों का स्पष्ट मानना है। आज भी हम आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि जिस दिन देवेंद्र फडणवीस ने लीडर ऑफ हाउस करके वहां पर उनको चुना गया, तो वहां पर भी उन्होंने यही बात कही कि हमारी जो सरकार बनेगी वो गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन आपके गठबंधन वाले तो नाराज हैं। आपके गठबंधन वाले तो एक तरह से फॉर्मूला लिए हुए हैं कि उस फॉर्मूले पर बात बनेगी तो सरकार बनेगी। पहले फॉर्मूला, उसके बाद सरकार। शिवसेना तो इस पर एक तरह से देखिए मैं इस बात को दोहराता हूं जो डॉक्टर अंजारी साहब ने कहा है कि जो मैंडेट मिला है वो हमारे गठबंधन को मिला है, और निश्चित ही इस बात को हमारे जो मित्र पक्ष है वो भी जानते हैं। और विश्वास कीजिए कि आने वाले कुछ दिनों की बात होगी, हम सरकार साथ में मिलकर बनाने वाले हैं। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। मुमताज आलम रिजवी साहब, हमने पिछले दिनों भी देखा जिस तरह से जब बीजेपी के लीडर जब फडणवीस साहब को चुना गया, और उसके अलावा लगातार बीजेपी यही कह रही है कि वो सरकार बना लेगी और आसानी के साथ सरकार बना लेगी। लेकिन क्या तस्वीर आपको इतनी आसान लग रही है? क्या ये जो टास्क बीजेपी के सामने है
जिस तरह से शिवसेना बिल्कुल अपने फॉर्मूले को लेकर एक तरह से अड़ी हुई है, क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान काम है जिस तरह से शेट्टी साहब कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सरकार बीजेपी की ही बनने जा रही है, या बीजेपी और शिवसेना मिलकर ही सरकार बनेगी? हुरैरा भाई, असल में बीजेपी जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत हो जाती है। यही वजह, ये सारा जो मामला हुआ ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ है। लड्डू भी बन गए, पटाखे बज गए, ऐलान भी हो गया दिल्ली से, मतलब सब कुछ कर दिया गया कि गोया हम आ गए। नहीं, असल में लेकिन ये नहीं देखा पता कि नहीं जो था कि आसमान शिवसेना से का रुख रिजल्ट आने के बाद ऐसा हो जाएगा। इन्हें नहीं पता था कि शिवसेना का रुख बिल्कुल बदल ही जाएगा। तो नहीं, इन्होंने क्या है कि ये नहीं देखा कि जो कुर्सी है सीएम की वो खजूर में अटक गई है, इन्होंने देखा नहीं। तो इसी वजह से ये मामला हो गया, और ये इनके लिए आसान नहीं है। और सबसे बड़ी चीज हुरैरा साहब पता है क्या है? बीजेपी की जो किरकिरी हो रही है वो सबसे बड़ी चीज है, वो सबसे बड़ी चीज है। और इससे साफ हो गया कि जो इनका नारा था, चाहे वो 75 का पार हरियाणा में और चाहे 250 से पार महाराष्ट्र में, वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। और इनकी कमजोरियां भी सामने आ गई कि ये इक्तदार के लिए देखिए, ये कुर्सी की लड़ाई है अब, कुछ नहीं। ये बिल्कुल सही बात है कि मैंडेट जो दिया है आवाम ने, कि लड़ाई तो कुर्सी की नजर आ रही है, दिया है। और दोनों इतनी सीटें दोनों की आ गई हैं कि 145 से पार हैं और ये हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन बात अब हुकूमत की नहीं, बात कुर्सी की है। बात यह है कि चौधरी कौन बनेगा। तो इसलिए ये सारा झगड़ा है। और जितना ये झगड़ा बढ़ाएंगे हुरैरा साहब, उतनी इनकी जो है वो पोल भी खुलेगी और महाराष्ट्र के आवाम के तई जो है इनका रवैया भी सामने आ जाएगा कि ये कितने गैर जिम्मेदार हैं। वरना अब तक हुकूमत, अच्छा ये जो बीजेपी कह रही है, सवाल ये है कि आखिर क्या जरूरत थी बीजेपी को? अगर बात अंदर करनी थी तो सीएम का ऐलान क्यों कर दिया इन्होंने? क्यों कह दिया कि सीएम बीजेपी का ही होगा? तो इसका इसीलिए सारी चीजें हो गई ना। तो दरअसल ये ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। जहां तक देखिए कांग्रेस और एनसीपी का सवाल है हुरैरा साहब, ये बिल्कुल सही है। दोनों ने ये कह दिया है कि हम अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं, आप हुकूमत बनाइए। लेकिन बीजेपी इस पोजीशन में कतई नहीं। अगर वो आजाद उम्मीदवारों को भी ले ले तब भी फिर भी बात नहीं बन रही है। नहीं, बात बनी नहीं रही है। अब बीजेपी क्या कांग्रेस का बीजेपी के सामने, मुमताज आलम रिजवी साहब, बीजेपी के सामने बहुत बड़ी मजबूरी है, मजबूरी भी है इस वक्त बीजेपी के सामने। नहीं, बिल्कुल मजबूरी है। और मैं मतलब अजीब और गरीब सिचुएशन बीजेपी फंस गई। और जितना ये हाथ पैर मारेगी उतना ये फंसती जाएगी। ये भी मैं बता रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके ये मामले को सुलझा लें, वरना मामला जो है वो उलझता जाएगा। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जितना ज्यादा देर होती है एक तरह से चली जाएगी तो कहीं ना कहीं बात और बिगड़ती चली जाएगी। कमलेश शाह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि लगातार संजय राउत लगातार कह रहे हैं कि जो मैंडेट दिया है महाराष्ट्र के अवाम ने वो शिवसेना के लिए दिया और शिवसेना का ही सीएम होगा। या शेट्टी साहब या इसके अलावा बीजेपी के हम दूसरे लीडरों की बात करें, वो दावे कर रहे हैं कि सीएम जो होगा वो बीजेपी का होगा। अब अवाम इसी चीज को लेकर बहुत कंफ्यूज है कि सीएम आखिर बनने किसका जा रहा है। कमलेश राय जी, शिवसेना का सीएम होगा या बीजेपी का होगा, या 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर अमित जी राजी हो जाएंगे आखिर में? देखिए, सीएम शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों में से ही कोई एक होगा। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूं कि पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, लेकिन उद्धव साहब ठाकरे और अमित शाह जी दो ही लोग मिलकर तय करेंगे किसकी मुख्यमंत्री कौन होगा। हम लोग जो भी बोलने वाले हैं उनके बोलने का बहुत बड़ा वो असर नहीं होगा कि इसमें कौन सीएम बन जाएगा और कौन निर्णय ले लेगा। ये निर्णय खाली आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय उद्धव साहब जी, ये दोनों जब तक नहीं बैठेंगे तब तक ये निर्णय होना मुश्किल है। नहीं, लेकिन आप लोग ये तो बता सकते हैं कि पार्टी में चल क्या रहा है, जल्दी करना है, पार्टी की राय क्या कुछ है, पार्टी में चल क्या कुछ रहा है, ये चीजें तो आप लोग जानते ही हैं। ये चीजें तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है वो बताइए आप जनता को। आज जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है पूरी तरह से। आज जो है सिर्फ हिस्सेदारी की लड़ाई है वहां पर कि किसकी हिस्सेदारी बढ़ चढ़कर होगी, किसकी हिस्सेदारी ज्यादा होगी।
आज इस बात पे लड़ाई है। आज जबकि जनता ने बीजेपी के पूरे गुरूर और अहंकार को तोड़ दिया। जहां पे वो बात कर रहे थे कि हमारे आंकड़े से इतनी 75 हरियाणा में लाएंगे, महाराष्ट्र में 250 के पार जाएंगे। आज जनता ने दिखा दिया कि आज जब आप जनता की बात करोगे, किसानों की बात करोगे, बेरोजगारी की बात करोगे, आज जो है आप सिर्फ फुटबॉल इसी बात का हो रहा है। कमलेश शाह जी, इसी चैनल पे कमलेश जी मैं 30 सेकंड और दे रहा हूं, उसके बाद अंजारिया जी और दूसरे पैनलिस्ट भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, पता नहीं कौन झूठ बोल रहा है, चोर चोर मोसेरे भाई, क्या ये ऐसा है, बोल रहे ऐसा हैं, है झूठ कि बोल रहे हैं? जो भाई साहब बोल रहे हैं, इनसे पूछिए कि एक जमाना था कांग्रेस पार्टी पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 की पार्टी थी, आज नंबर 4थे नंबर पे गई है। इस तरह के बड़बोलापन की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। नहीं, बड़बोलापन तो आपका हो रहा है या बड़ा या कमलेश जी, बात समझिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा जो है वो भारतीयता की बात की है। आज अगर फर्जी राष्ट्रवाद की बात करके, 370 की बात करके, डिमोनेटाइजेशन के मुद्दे पे लोगों को ठगा गया है, आज तक आप मुझे कोई भी नहीं बता सकते कि क्या फायदा हुआ। इतने लोग मरे और आज पीएमसी में आप बताइए कि 370 हटाओ सही था कि गलत था? पूरे देश का बिल्कुल वो तरीका गलत है, वो तरीका गलत है। आज ये कश्मीर में हालात सही नहीं है, हमने उस तरीके का विरोध किया है, साफ तौर पर विरोध किया है कि आज अगर हम कश्मीरियत के हक की बात करते हैं तो हमें उनको ट्रस्ट में लेना चाहिए था। हमें आज उस अटल जी के सपने के बारे में सोचना चाहिए था, जो इंसानियत, कमलेश जी कश्मीर की बात कर रहे हो तो कश्मीरियों की भी बात करो। उन्होंने कहा तो मैं जवाब दे रहा हूँ। खाली कश्मीर की बात मत करो कमलेश जी, कश्मीरियों की भी बात करो। मुद्दे तो कश्मीरी हमारे भाई हैं, उब गई है कश्मीरी आवाम किस हालत में जी रही है। हमारे भाई हैं। 370 का मुद्दा के लिए और 370 हटा गया है। सारे मुद्दों को जनता ने निकाला। किसानों का मुद्दा चाहती है। बात हो गई, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, अंजारिया जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बात हो गई। कश्मीर पर मत जाइए, कश्मीर पर मत जाइए। महाराष्ट्र का ही मामला मैंने उनका जवाब दिया जा रहा है, महाराष्ट्र पर ही बात कीजिए, कश्मीर पर मत जाइए, बात बहुत बढ़ जाएगी। मैं नीलेश भोसले की आपके पास आना चाहूंगा। नीलेश भोसले हालात अखलाक है क्या? अखलाक की बात हो गई। मैं कर रखा है, अभी वहां पे इतनी बड़ी घटना हुई है 2 दिन पहले। मैं नीलेश भोसले की मैं आपके पास नीलेश भोसले जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि जनता कहीं ना कहीं शिवसेना और बीजेपी की तरफ तो देख ही रही है, लेकिन दूसरे ऑप्शन के तौर पर वो कांग्रेस और एनसीपी की तरफ भी देख रही है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने में दोनों पार्टियां अहम किरदार अदा कर सकती हैं, अहम रोल अदा कर सकती हैं। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, सेना बीजेपी को मैंडेट सरकार बनाने का दिया है। हम वेट एंड वॉच की भूमिका में है कि कब जाके सेना बीजेपी कहे कि हाँ, हमको जनता ने मैंडेट दिया है, हम इस राज्य को चलाने के लायक लोग हैं और हम इस राज्य को चला सकते हैं, और वहां पे सत्ता स्थापन का दावा करें। परंतु जिस प्रकार से 8 दिन से आप देख रहे हैं, ये दोनों भी लायक नहीं है, ऐसा पूरी जनता को अभी लगने लगा है कि हम लोगों ने जिनको जिताने का काम किया, जिनको सत्ता बनाने का मैंडेट देने का काम किया, वो 8-10 दिन होने के बाद में भी, अपना मैंडेट मिलने के बाद में भी सत्ता स्थापन का दावा नहीं कर रहे। आपको एक चीज साधारण समझनी पड़ेगी कि हम लोग ऑपोजिशन में, जब तक ये दोनों पार्टी में से एक बंदा जाके, एक पार्टी जाके वहां पे सत्ता स्थापन का दावा नहीं करती और फ्लोर पे कुछ गड़बड़ नहीं हो जाती, तब तक हम लोग सेकंड ऑप्शन के तौर पे आगे नहीं आ सकते। निश्चित रूप से अगर सत्ता स्थापन करने में ये लोगों से कुछ गड़बड़ हो जाती है या फ्लोर टेस्ट के दरमियान बीजेपी सेना की गवर्नमेंट किसी कारण से कोलैप्स हो जाती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस राष्ट्रवादी बड़ी ताकत के साथ में एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे इस राज्य में सरकार मजबूती से देने का काम करेगी। आप अगर समझ रहे होगे तो पिछले 8-10 दिन से क्या चल रहा है, इस राज्य की जनता को ठगने का काम चल रहा है। ये लड़ाई किस बात की हो रही है? ये लड़ाई सिर्फ इतनी हो रही है कि सीएम कौन बनेगा, आपका दामाद बनेगा या हमारा बेटा बनेगा। इस पे सीएम की लड़ाई, सीएम पोस्ट की लड़ाई हो रही है। पोर्टफोलियो कौन सा, किसको क्रीम पोर्टफोलियो मिलेगा, उसकी बात। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये राज्य करने की लड़ाई नहीं है। आप अगर देख रहे होगे तो शाह साहब आने वाले थे, अमित शाह जी आने वाले थे, और उसके बाद में बीजेपी डिसीजन लेने वाली थी। तो शाह साहब ऐसी कौन सी फाइल दिल्ली से महाराष्ट्र में लेके आने वाले थे कि सेना बाद में मान जाती थी।
इस विषय पे पूरे महाराष्ट्र में आज चर्चा चल रही है कि कौन सी चीज है ऐसी, कौन सा पिटारा लेके आने वाले, क्या वो पैसे का पिटारा है, क्या ईडी की फाइल है, क्या सीबीआई की फाइल है, या उद्धव जी को डराने के लिए आ रहे, धमकाने के लिए आ रहे, क्या बात है ऐसी। इसलिए हम लोग अभी तक रुके, लेकिन फिर से हम बता रहे कि कांग्रेस राष्ट्रवादी जब तक सेना बीजेपी पहले चरण पे जाके अपना प्रपोजल नहीं देती गवर्नमेंट बनाने का, तब तक कांग्रेस राष्ट्रवादी किसी प्रकार की एनसीपी और कांग्रेस के जहन में कहीं ना कहीं चीजें अखलाक साहब चल रही है कि अगर शिवसेना और बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में नहीं दे पाती है तो कांग्रेस और एनसीपी भी आगे बढ़ेगी, इसके लिए कोशिश करेगी कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस ने बहुत बहुत सरकारें चलाई हैं, उसे सत्ता का लालसा नहीं है। अगर मजबूत सरकार कांग्रेस चाहती है, ये लोग बनाने में विफल हुए तो इस बारे में मूल नेतृत्व सोचेगा और साफ तौर पे उन्होंने कहा लेकिन इन दोनों में से तो किसी को लेना पड़ेगा, शिवसेना या बीजेपी को तो साथ लेना ही होगा अखलाक साहब। पब्लिक अकेले दम पर एनसीपी और कांग्रेस भी नहीं बना पाएंगे सरकार। नहीं, देखिए ये स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जाएगी जब ये लोग जिस तरह से अपना मैंडेट सरकार अच्छी नहीं दे पाएंगे। हम तो चाहते हैं एक मजबूत सरकार मिले, हमें विपक्ष में बैठने का मौका मिला है, हम विपक्ष में बैठकर काम करेंगे जो भी, लेकिन इनको तो सरकार ने, इनको पब्लिक ने मैंडेट दिया है, सिर्फ फुटबॉल हो रहा है। आज लड़ाई है सिर्फ, मेरे अभी कमलेश जी बता रहे थे कि सिर्फ आज सीएम की कुर्सी की लड़ाई है, तो ये तो शर्मनाक है डेमोक्रेसी के लिए कि आप इन्हीं मुद्दों पे पहले क्लियर कर लेते अपनी लड़ाई को कि किस तरह से जो है आज जनता ठगा महसूस कर रही है पूरी तरह से कि आज जो है हमारा सीएम बने या हमारा सीएम। अभी कमलेश जी बता रहे थे कि बीजेपी झूठ बोल रही है, अब ये पता नहीं, ये क्लियर करना पड़ेगा निरंजन जी को कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, क्या इनकी बात हुई थी और क्यों ये मीडिया में इस तरह की बातें आई हैं अभी सामने। अंजारिया जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। अंजारिया जी, क्या आपको लग रहा है कि शिवसेना बहुत दिन से इस फिराक में थी, शिवसेना इस ताक में थी कि कोई इस तरह का इश्यू मिले कि वो लगातार हमने देखा कि शिवसेना कहीं ना कहीं बीजेपी पर अटैक करती रही है, उसके साथ अलायंस में भी है, उसके बावजूद वो लगातार उस पर अटैक करती रही, और अब आपको क्या लग रहा है कि जो महाराष्ट्र की सिचुएशन है रिजल्ट आने के बाद, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आ चुका है? नहीं, बिल्कुल आप ये देखिए कि भाई जिससे ये फैसला लोकतंत्र में आवाम का है, आवाम ने किसी को अपोजिशन में बिठाया है, किसी को कहा है कि तुम सरकार बनाओ। दो पार्टियां हैं, दोनों में से एक कह रही हमारा सीएम होगा, दूसरी कह रही हमारा सीएम होगा। अरे आप बैठ करके फैसला करो, जिसको सीएम बनाना है बनाओ। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रेसिडेंट साहब ने भी ये बातें कुछ उठाई थी, मीडिया के जरिए वो सामने आई थी कि अगर शिवसेना को मौका मिला है, शिवसेना को लगता है कि उसे कांग्रेस और राष्ट्रवादी सपोर्ट करेगी तो शिवसेना भी आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल। मगर मसला वही है कि आवाम वहीं की वहीं हैरान है कि ये झगड़ा किस बात का है, कलमदानों का है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री का है, चीफ मिनिस्टर का है, कोई बेटे की बात कर रहा है, कोई दामाद की बात कर रहा है। अरे लोगों ने पार्टियों को वोट दिया है, लोगों ने एक विचारधारा को वोट दिया, और लोगों ने जब मैंडेट दिया तो उसका सम्मान होना चाहिए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि वो सरकार बनाएंगे, मैं कहूंगा कि वो अपने जाकर सीएम साहब से कहें कि जाइए कल ही सरकार बनाइए। और अगर शिवसेना को लगता है, आज संजय राउत साहब ने कहा है कि हमारे पास पूरा बहुमत है, हम सिद्ध करेंगे, तो कल सुबह ही वो चले जाएं और संडे के दिन सुबह इसमें देर नहीं होनी चाहिए, मुख्यमंत्री हो जाए, अच्छे काम में तो देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग अब इंतजार एक तरह से कर रहे हैं। निरंजन शेट्टी साहब परेशान, निरंजन शेट्टी साहब, क्योंकि लोग अब इंतजार कर रहे हैं, और अगर वाकई में या तो आवाम की भलाई के लिए सरकार बनानी तो इसमें जल्दी होनी चाहिए। अगर अब इसमें फौरन एक अच्छी सरकार बननी चाहिए महाराष्ट्र में। शेट्टी साहब, चाहता हूं कि कुछ घंटे और कुछ दिनों की बात है कि हम सरकार स्थापन करेंगे। सरकार की हुकूमत यहां पर बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन में बनेगा। लेकिन उसके पहले मैं आज आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ना भोसले साहब ने या अखलाक साहब ने बात कही, आज वो बात कह रहे हैं मैंडेट की। आज किसी ने भी, या कुछ दिनों से जब से ये रिजल्ट्स आए हैं, एक बार भी उन्होंने ईवीएम हैकिंग के बारे में बात नहीं की। आज इनको सबको लगता है कि आज उनको ये मैंडेट मिला है, और इस प्रकार की बात मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि आज वो मैंडेट की बात कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि, लेकिन ये भी जानना चाहिए कि इनको आवाम ने ऑपोजिशन में बैठने का
प्रयास किया। ये मुंगेरी लाल के सपने देखने को भूल जाइए, उनको कहिए कि सरकार किसी भी हालत में आपकी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की नहीं बनेगी। सरकार फॉर्मेशन में जो देरी हो रही वो सिर्फ शेट्टी साहब सीएम की चेयर के लिए है। हमने तो कहा नहीं हमको सत्ता बनानी है। अबू हुरैना साहब, लेकिन आप अबू हुरैना साहब इनको पूछे ना, इनको क्या अधिकार है जब विलासराव देशमुख और छगन भुजबल आप बड़े भाई होने के नाते 105 विधायक आने के बाद आप सेना को इतना पार्टी क्यों समझ रहे? शेट्टी साहब एक चीज समझ लीजिए, आपको मुख्यमंत्री अपने पार्टी का बनाना है। शेट्टी साहब एक बात समझ लीजिए, आपको मुख्यमंत्री आपके पार्टी का बनाना है, तो बड़ा भाई होने के नाते आप सेना के पास जाके बातचीत क्यों नहीं कर रहे? आप उनको इतना गिरा हुआ क्यों समझ रहे? इनको उतना फालतू क्यों समझ रहे कि वो अगर आएंगे तो हम बात करेंगे? ये घमंड किस चीज का है? ये अकड़ किस चीज की है? अगर ये अहंकार आपको रहा तो इस राज्य की बर्बादी होगी और उसकी जिम्मेदारी पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए। घमंड किस चीज का है? देखिए, सेना आके हमसे बात करेगी। देखिए शेट्टी साहब, अरे आप बोले ना शेट्टी साहब आप बोले ना, ये रिवाइंड करके देख लीजिए, आपने कहा ना चुनाव के समय कि हमसे आके बात करेगी। आप चुनाव के शेट्टी साहब आप रिवाइंड करके देख लीजिए। मैं अबू भाई से विनती करता हूँ, आप इनको चला के देख लीजिए ना। इन्होंने कहा ना सेना हमारे पास आके बात करेगी। अरे हमने तो बोला ही नहीं कि हम सत्ता स्थापन करना चाहते। आपने कहा ना कि सेना हमसे आके बात करेगी। आप बड़ा भाई होने के नाते आपने हमेशा आप बड़ा भाई होने के नाते 105 विधायक आए ना, थोड़ा हम्बल हो जाइए, कौम को थोड़ा सर झुका के अगर सेना से बात कर लेंगे तो फर्क क्या पड़ता है राज्य के विकास के लिए? राष्ट्रवादी का जो असली चेहरा आप एक चीज मुझे बताइए, सिर्फ आप एक चीज बताइए मुझे, आप शिवसेना को इतना फालतू क्यों समझ रहे, गिरा हुआ क्यों समझ रहे? 105 विधायक होने के एक बार हाथ जोड़ के उनसे बात कर लीजिए, सत्ता स्थापन कर दीजिए। हमने बोला है राष्ट्रवादी, ठीक है, मैं मुमताज आलम रिजवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैं सबको रोकने जा रहा हूं। ठीक है, बात हो गई, शेट्टी की बात हो गई, भोसले की बात हो गई। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब, शेट्टी जी बात हो गई, मैंने टाइम दे दिया। मुमताज आलम रिजवी साहब, आपको क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र के अगर भविष्य की हम बात करें, अगर मैं ये कहूं कि आप पेशन गोई कीजिए कि महाराष्ट्र में सीएम कौन बनने जा रहा है, कौन वो पर्सनालिटी होगी जो महाराष्ट्र की चेयर पर बैठेगी, वहां की कुर्सी पर, क्या फडणवीस साहब दोबारा से एक बार रिपीट हो रहे हैं या फिर अब नया चेहरा आ रहा है? क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र में? देखिए बीजेपी एक तरीके से अगर देखा जाए तो बड़ी माहिर है, वो हुकूमत बना सकती है, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र का मामला अलग है, कोई और स्टेट होता तो शायद अब तक हुकूमत बना लेती, लेकिन महाराष्ट्र में ये शिवसेना गले की हड्डी बन गई है। ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो बहुत मुमकिन है कि शिवसेना के आगे बीजेपी को घुटना टेकना पड़े और मरकज में कुछ तब्दीली कैबिनेट को लेकर के हो और कुछ जो है महाराष्ट्र में कोई फार्मूला हो। और ये जो 2.5 साल का है, मैं नहीं समझता कि 2.5 साल में भी जो है वो पहले शिवसेना जो है वो अपना सीएम बनाने की बात करेगी और इसीलिए सब पूरा मामला बिल्कुल यानी आने वाले कुछ दिनों में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र का वोट आखिर किस करवट बैठता है। क्या कुछ सियासत महाराष्ट्र में उभर कर आएगी, क्या कुछ सियासत महाराष्ट्र की होगी, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखलाक अहमद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुमताज आलम रिजवी साहब, निरंजन शेट्टी साहब, एडवोकेट नीलेश भोसले जी, कमलेश राय जी और AR अंजारिया जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आदाब।